डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में नवनिर्मित प्रशासनिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शरीक हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना प्राथमिकता। टनकपुर को सीएम धामी ने दी बड़ी सौगात। न्यायिक अधिकारियों के लिए आधुनिक आवास के लिए 1.5 करोड़ की मंजूरी। हल्द्वानी में ईद को लेकर प्रशासन अलर्ट। सड़क पर नमाज पर रोक, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर भी सख्ती। चंपावत से योग का बड़ा संदेश। शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन। झील किनारे योग, स्वास्थ्य और शांति का संदेश। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा स्थित सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में आयोजित भव्य लोकार्पण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित प्रशासनिक भवन और कुलपति आवास का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। नया प्रशासनिक भवन विश्वविद्यालय के कामकाज को और सुगम बनाएगा, जबकि आधुनिक सुविधाओं से युक्त कुलपति आवास शैक्षणिक नेतृत्व को बेहतर माहौल देगा। उन्होंने कहा कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय कुमाऊं क्षेत्र में उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। सरकार का लक्ष्य इसे शोध, नवाचार और रोजगार परक शिक्षा के हब के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिवार को बधाई दी और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार शैक्षणिक गुणवत्ता और संसाधनों के विस्तार के लिए हर संभव मदद देती रहेगी। इस मौके पर स्थानीय विधायक, विश्वविद्यालय के कुलपति, शिक्षकगण, अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। धरती से अंबर को छूने जैसा काम आप सब लोगों ने किया है और सभी ने समाज के बीच में संतुलन स्थापित करने का भी काम किया है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा। और सच में मैं देख रहा था विभिन्न संस्थाओं के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले प्रतिभागियों ने जिस प्रकार से काम किया है, सच में बहुत प्रेरणादायी है। सामान्य से सामान्य परिस्थितियों में हमारे विभागों ने भी शानदार काम किया है। BOCW के लोगों ने इतना शानदार काम किया, हमारे अन्य जिलाधिकारियों के माध्यम से जिलों में शानदार काम हुआ, पिरूल के क्षेत्र में काम हुआ, हमारे एप्पल मिशन के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। इसलिए ये पुरस्कार केवल आप सब लोग विजेता नहीं है इस पुरस्कार के, बल्कि आप हमारे राज्य के विकास के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप सबसे प्रेरणा लेकर अन्य लोग भी इस दिशा में काम करेंगे। भाइयों बहनों, सतत विकास का अर्थ विकास की गति बढ़ाना नहीं है, बल्कि ऐसा विकास करना है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को भी पूर्ति करे। मेरा मानना है कि हमारे राज्य में जिस प्रकार की संवेदनशील स्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ का विकास इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन साधने का होना चाहिए। यानी कि पर्यावरण विकास एक दूसरे के पूरक हैं। हम सभी जानते हैं, हमको प्रत्येक वर्ष यहाँ अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और जब पर्यावरण और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा विकास होता है, एक संतुलन स्थापित होता है। और एक दूसरे से अगर अलग होते हैं तो फिर दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। इसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर से भी, आप सबके माध्यम से भी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां जनपद चंपावत के टनकपुर क्षेत्र को न्यायिक आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार न्यायिक संस्थाओं को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में टनकपुर में न्यायिक अधिकारियों हेतु आधुनिक आवासीय सुविधा के निर्माण के लिए 1.29 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के तहत
एक टाइप 5 आवास का निर्माण किया जाएगा, जिससे न्यायिक अधिकारियों को बेहतर और सुव्यवस्थित आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। शासन स्तर से मिली स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। सरकार द्वारा स्वीकृति कुल धनराशि में से प्रथम किश्त के रूप में 60% यानी कि 77.61 लाख जारी किए गए हैं, जिसमें 69.85 लाख केंद्रांश और 7.76 लाख राज्यांश शामिल है। इससे परियोजना को तेजी से धरातल पर उतारने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आधुनिक आवासीय सुविधा उपलब्ध होने से न्यायिक अधिकारियों को बेहतर कार्य परिवेश मिलेगा, जिससे न्यायिक कार्यों के संचालन में सुगमता आने के साथ साथ न्यायिक तंत्र की कार्यक्षमता में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। प्रदेश सरकार सीमांत और दूरस्थ जनपदों में न्यायिक, प्रशासनिक एवं सार्वजनिक आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दे रही है। टनकपुर में न्यायिक अधिकारियों के आवास निर्माण को इसी विकास श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगली खबर, चंपावत में पाटी नगर पंचायत क्षेत्र के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पाटी नगर पंचायत निर्वाचन हेतु आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होते ही प्रशासनिक स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 9 जून को मतदान कराया जाएगा, जबकि 11 जून को मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। निर्धारित कार्यक्रम के तहत 27 मई से 29 मई तक नामांकन पत्रों की बिक्री एवं नाम निर्देशन प्रक्रिया संचालित की जाएगी। इसके बाद 30 मई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं 31 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। प्रशासनिक स्तर पर चुनावी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए जनपद स्तर से जिन कर्मचारियों को दायित्व सौंपा गया था, उन्हें संबंधित क्षेत्रों में कार्यभार देकर तैनात कर दिया गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया समयबद्ध और सुचारू रूप से संचालित हो सके। जैसा आप विदित हैं, अभी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना पाटी नगर पालिका क्षेत्र के लिए जारी किया गया, नगर पंचायत क्षेत्र के लिए। यहाँ पर जो चुनाव है वो 9 तारीख को होने हैं, 9 जून को, और 11 जून को है हमारा जो मतगणना है वो 11 जून को मतगणना की कार्यवाही हो जाएगी। इसमें निर्वाचक जितने भी हमारे नाम निर्देशन पत्र हैं, उनकी बिक्री जो है वो 27 से लेकर 29 तारीख तक पार्टी के नगर पालिका जो केंद्र हैं वहाँ पर होगा। इसके अलावा 30 तारीख को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका नाम निर्देशन पत्रों की जांच की कार्रवाई है, और नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की तिथि जो है वो 31 मई है, जो कि 10 बजे से लेकर के अपराह्न के 3 बजे तक होगा। अगली खबर, आगामी निर्वाचन को लेकर जनपद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी क्रम में नामांकन प्रक्रिया कैमरों की निगरानी में कराई जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाते हैं, जो निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी कर निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। प्रशासन द्वारा मतदाता सूची की शुचिता सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि पात्र मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। चुनावी प्रक्रिया को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने हेतु संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है, जिससे मतदान से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध और प्रभावी रूप से पूरी की जा सकें। जैसे शांति सुरक्षा के लिए आपने कहा है, उसमें पुलिस फोर्स जो है उसकी तैनाती हर एक निर्वाचन केंद्र पे की जा रही है, की जाएगी। और साथ ही जितना ये जो भी प्रक्रिया है वो आपको जैसा विदित है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसमें ऑब्जर्वर भी रखे जाते हैं, और साथ ही जो जितने भी केंद्र हैं हमारे, जो चाहे वो काउंटिंग सेंटर हो या अन्य केंद्र हैं जो संवेदनशील है, निर्वाचक नामावली की पूरी प्रक्रिया हो, नामांकन की प्रक्रिया है, तो वो नामांकन की प्रक्रिया आपको कैमरे के उसमें होती है, देखरेख में होती है। तो एक प्रभावी स्वच्छ जो निर्वाचन है उसके लिए कार्य किया जा रहा है। निर्वाचक नामावली जो है
जो वोटर लिस्ट जिसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उसको भी जो है स्पष्ट किया गया है, उसको उसकी शुचिता को सुनिश्चित किया गया है। तो और जो जितने भी अधिकारी हैं उनका प्रॉपर प्रशिक्षण भी किया। भीषण गर्मी और बढ़ती जल किल्लत को देखते हुए चंपावत जनपद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी के नेतृत्व में पेयजल संकट से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के सहयोग से जनपद में 25 नए हैंडपंप धरातल पर लगाए जा रहे हैं, जबकि 50 अतिरिक्त हैंडपंपों की मांग भी शासन स्तर पर भेजी गई है, जिनके जल्द शुरू होने की उम्मीद है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि गर्मी के मौसम में आमजन को पानी की समस्या से जूझने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जिला प्लान में पेयजल संकट को प्रमुखता देते हुए विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। जहां पानी की अधिक किल्लत सामने आ रही है, वहां पानी के टैंकरों के माध्यम से नियमित जलापूर्ति कराई जा रही है, ताकि ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों में लोगों को राहत मिल सके। वहीं केवल नए हैंडपंप लगाने तक ही सीमित न रहते हुए प्रशासन पुराने खराब पड़े हैंडपंपों की मरम्मत भी समयबद्ध तरीके से करा रहा है, जिससे जल संकट को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके। पेयजल को लेकर के जल जीवन मिशन की लगातार यहाँ पे समीक्षा की जा रही है। साथ ही जो ऐसे पेयजल लाइनें जो पहले क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनमें जल संस्थान और जल निगम को आपदा निधि के माध्यम से धनराशि आवंटित की गई है, ताकि वो अपनी जो लाइनें क्षतिग्रस्त है उसको सुचारू कर सकें। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में अभी 25 हैंडपंप की स्वीकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, जो कि विभिन्न चरणों में है और लग रही हैं। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में ही द्वितीय चरण में 50 और हैंडपंप की जो है वो मांग की गई है, उस पर भी कार्य किया जा रहा है। साथ ही अभी हम लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट प्लान है उसमें भी कई स्थानों पे जो गैप्स हैं प्रतिपूर्ति के लिए रखा है, उसमें प्रस्ताव जो है वो रखे हैं, जो नए तोप हैं, छूटे हुए हैं या जिन पे कार्यवाही अत्यंत आवश्यक है, वो भी किया जा रहा है। साथ ही हमारे यहाँ टैंकर्स जो हैं, जहाँ पर पेयजल की अत्यधिक किल्लत है शहरी क्षेत्रों में खास करके, उन जगहों पे लोहा घाट जैसे क्षेत्र संवेदनशील है, इन सभी जगहों पे टैंकर के माध्यम से भी पानी का जो है वो उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां आगामी ईद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस और प्रशासन ने हल्द्वानी में बड़ी बैठक आयोजित की। पुलिस सभागार में आयोजित इस बैठक में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, मुस्लिम समाज के गणमान्य लोगों और तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि सड़क, सार्वजनिक स्थानों और खुले क्षेत्रों में नमाज अदा करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी करने पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि शासन और प्रशासन के निर्देशों का हर हाल में पालन कराया जाएगा। बैठक में मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों ने भी प्रशासन के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि ईद की नमाज केवल चिन्हित स्थानों और निर्धारित ईदगाहों में ही अदा की जाएगी। उन्होंने लोगों से आपसी भाईचारे और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सड़क पर नमाज न पढ़ने संबंधी फैसले का भी कई लोगों ने स्वागत किया। अधिकारियों ने कहा कि त्योहार को शांति और सौहार्द के साथ मनाना सभी की जिम्मेदारी है। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी, नगर आयुक्त समेत पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने बताया कि बनभूलपुरा सहित संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा और लगातार निगरानी की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अफवाह फैलाने की कोशिशों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। अपने लोगों तक पहुंचाएंगे तो हमें विशेष मौकों पर विशेष अभियान सफाई के लिए चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नालियों की छोटे छोटे जो हमारी जो रेन्स जहाँ ड्रेन्स हैं उनकी ध्यान रखेंगे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। देखिए, ईद उल अज़हा की नमाज को लेकर के आज की बैठक में ये तय पाया है कि ये ईद उल अज़हा खुशी का त्यौहार है, तो इसको खुशी और अमन और सुकून के साथ मनाया जाए, किसी दूसरे व्यक्ति को कोई ठेस, कोई तकलीफ़ न पहुंचाई जाए। ये क्षेत्रवासियों के साथ एक बैठक हुई है जिसमें सब लोगों ने अपने अपने एरिया के हिसाब से कंसर्न बताए। अभी यहाँ संबंधित विभाग के लोग भी मौजूद थे, जिला प्रशासन से भी सिटी मजिस्ट्रेट साहब और एमएनए साहब यहाँ मौजूद थे मीटिंग में, तो सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ यहाँ पे और संबंधित विभाग को निर्देश भी निर्गत कर दिए गए हैं। इसमें बेसिकली साफ़ सफाई, बिजली और पानी की व्यवस्था के बारे में लोगों ने मुद्दा उठाया था और इसके साथ जो भी प्रोटोकॉल है और जो भी प्रेसिडेंट है उसको फॉलो करने के लिए हम लोग
लोगों ने भी निर्देश दिए हैं इसमें कि कोई भी नई परंपरा यहाँ पे प्रारंभ नहीं होगी। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंपावत जिले की, जहां पर नशा मुक्त भारत नशा मुक्त देवभूमि अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए जिला प्रशासन लगातार अभिनव पहल कर रहा है। अब लोक संस्कृति और धार्मिक परंपराएं नशा मुक्ति जन जागरण का सशक्त माध्यम बनती नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री संस्कृति संवर्धन पहल कला परंपरा और पहचान कार्यक्रम के अंतर्गत जमींदार मंदिर मुंडियानी एवं खरकारकी स्थित गोलजू मंदिर में महिला भजन मंडलियों, ग्रामीणों और युवाओं को मुख्यमंत्री संस्कृति संवर्धन किट वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि ये पहल केवल संस्कृति संरक्षण तक सीमित नहीं, बल्कि युवाओं को नशे से दूर रखने और समाज में सकारात्मक चेतना जगाने का प्रभावी माध्यम बन रही है। उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति, भजन कीर्तन, पारंपरिक कला और सामाजिक सहभागिता के जरिए समाज में संस्कारों और जागरूकता को मजबूत किया जा रहा है। खरकारकी स्थित गोलजू मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान युवाओं और ग्रामीणों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाते हुए संस्कृति संवर्धन किट वितरित की गई। प्रशासन की ओर से धार्मिक एवं सामुदायिक संस्थानों को पुस्तकें, वाद्य यंत्र और जन जागरूकता सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे समाज में सकारात्मक वातावरण तैयार हो सके। महिलाओं ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस पहल से लोक संस्कृति को नई ऊर्जा मिली है और महिलाओं को अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत मंच प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य संस्कारवान, जागरूक और नशा मुक्त चंपावत का निर्माण करना है, जिसके लिए लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन संवाद और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। चंपावत में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के काउंटडाउन कार्यक्रमों का भव्य शुभारंभ मंगलवार को कोलीडेक झील लोहाघाट से किया गया। योग, स्वास्थ्य और प्राकृतिक संरक्षण के संदेश के साथ आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वास्थ्य, ज्ञान और वैश्विक शांति के लिए योग रखी गई है, जिसके तहत योग को केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित न रखते हुए मानसिक संतुलन, जागरूकता और वैश्विक सद्भाव से भी जोड़ा जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक डिजिटल माध्यम से प्रदेश भर के प्रतिभागियों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल का सामूहिक अभ्यास किया। योगाभ्यास के दौरान स्वास्थ्य के साथ साथ प्राकृतिक संरक्षण का संदेश भी प्रमुखता से दिया गया। ये विशेष आयोजन भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की हरित पहल को समर्पित रहा, जिसका उद्देश्य योग को पर्यावरण स्थिरता से जोड़ना और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली को बढ़ावा देना है। अब योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और हरित जीवन शैली का प्रेरक अभियान भी बनता जा रहा है। विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि 27 मई 2026 को भी प्रातः 6:30 बजे से 7:30 बजे तक कोलीडेक झील लोहाघाट से ऑनलाइन योगाभ्यास कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। विभाग ने समस्त क्षेत्रीय जनता, योग प्रेमियों और युवाओं से अपील की है कि वे डिजिटल माध्यम से जुड़कर इस वैश्विक अभियान का हिस्सा बने। सीएम धामी ने खटीमा में पंजाबी कॉलोनी निवासी स्वर्गवासी विवेक रघुवंशी जी, टनकपुर रोड निवासी स्वर्गवासी भूपेंद्र सिंह चुफाल और राजेंद्र नगर निवासी स्वर्गवासी प्रकाश रावत के आवास पर पहुंचकर उनके निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और शोक संतप्त परिजनों को ये असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। अगली खबर, उत्तराखंड में पत्रकारों के सशक्तिकरण, कार्यकुशलता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में 6,75,88,000 की लागत से निर्मित होने वाले भव्य और अत्याधुनिक कुमाऊं मीडिया सेंटर भवन का विधिवत शिलान्यास किया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को समर्पित ये बहुउद्देश्य केंद्र डिजिटल स्टूडियो, हाई स्पीड इंटरनेट, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हॉल और दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले पत्रकारों के लिए आवासीय गेस्ट रूम जैसी विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस होगा।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पत्रकारों के कल्याण के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की, जिससे कुमाऊं मंडल के मीडिया जगत में भारी उत्साह है। अब हमने जो लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, मजाक जिहाद, अतिक्रमण, इसके खिलाफ जो कार्रवाई की, कुछ लोगों ने कहा कि उस समय ये सिर्फ बयानबाजी हो रही है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन आज बंगाल और असम जैसे राज्यों में भी, वहाँ पर भी ये मुद्दे अब प्रमुखता से उठ रहे हैं। वहाँ की सरकारें भी अब इन पर काम कर रही है। इसका मतलब साफ है कि देश अब आंखें बंद करके नहीं, खुले आंखों से देशवासी आज की कार्रवाइयों को देख रहे हैं। अब केवल बातों से काम चलने वाला नहीं है, अब काम करना पड़ता है, क्योंकि जनता बहुत जागरूक है। और हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद के मामले हैं, अवैध कब्जे हैं, फर्जी पहचान पत्र बनाने हैं, घुसपैठियों को यहाँ शरण देना हो, अवैध रूप से चलने वाले मदरसे हों, इन सभी को हम सख्ती से कानून के दायरे में ला रहे हैं। और उसका व्यापक परिणाम भी हो रहा है कि आज आप देख रहे होंगे कि अतिक्रमण बड़ी संख्या में आज हटा है। और आगे की कार्रवाई का सवाल है, तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि ये देश संविधान के आधार पर चलता है, विधि व्यवस्था से चलता है, इसके नियम कानून है। कोई व्यक्ति नियम कानून से बड़ा नहीं है और हम नियम कानून को सख्ती से देवभूमि उत्तराखंड में लागू करेंगे। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।